प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट किए थे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। देन आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। तो देखिए टीपीएस का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7th एक्सरसाइज बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है an electron and a proton fall from rest in a uniform electric field of same strength इतना, electron takes इतना second and proton takes इतना second for the fall, compare the distance of their fall। तो ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट पर जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? सेम होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो हम लोग को ई दे दिया है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन टेक्स, टी लिख देते हैं, टी फॉर टाइम, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁹ सेकेंड, और प्रोटॉन, टाइम ऑफ प्रोटॉन 1 × 10⁻⁷ सेकेंड। For the fall, compare the distance of their fall। गिवन डेटा के अनुसार हम लोग को निकालना क्या है? दोनों के बीच के सेपरेशन का रेशियो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन चलता कहां से है? रेस्ट से। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, A = UT + ½ AT²। तो चूंकि फुली फॉलिंग का केस है, बॉडी रेस्ट से है, तो U क्या हो जाएगा? 0। तो A हमारा हो जाएगा 0 × T + ½ AT²। तो एस हमारा आ गया ½ AT²। यही आएगा। अब एक बार डिस्टेंस निकालें किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो एस ई का, एस से डिस्टेंस, इस इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा ½ AETE²। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन तो कहीं दिया नहीं है, एक्सेलरेशन कहीं दिया नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं व्यवस्था क्या होगा उसका। तो व्यवस्था क्या किया है कि देखिए F = हम लोगों ने पढ़ा था QE, और F बराबर होता है A में। तो MA = हो गया QE, तो A = हो गया QE/में। ओके, चूंकि एक्सेलरेशन हमको नहीं दिया है, देता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, लेकिन व्यवस्था कर दिया है। तो अब AC क्या हो जाएगा? ½ A के जगह पर हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन × T²। ये होगा। तो AC हमारा आ गया ½ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। I × E दिया हुआ है 3 × 10⁴ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, और टाइम इसका दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁹।
तो हो गया AC हो जाएगा हाफ इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और इलेक्ट्रॉन का आने का टाइम, तो टाइम दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। ओके, तो ये होगा क्या कितना बेटे, तो ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा आपका 19 18 37 और 31 4 35। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3 इंटू 9 बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 31 4 35 10 टू दी पावर माइनस। ओके, पॉइंट से पॉइंट खत्म करो तो हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 9 बाई 2 इंटू 91 10 टू दी पावर माइनस 2। तो हो गया 9 27 कटेगा तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 24 27 और 56 और 56 5 और 16 25 221 बटा 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.37 2.3। ओके, उसी तरह से हम निकाल लेते हैं किसका, प्रोटॉन का। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो हाफ AP PP स्क्वायर, तो हाफ QPE बटा में मास ऑफ प्रोटॉन TP स्क्वायर। तो हाफ जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होता है प्रोटॉन का मास, इंटू इसका टाइम आने का है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसका हो गया स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान दोगे तो हमारा सेपरेशन प्रोटॉन का मिल गया हाफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ओके, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1.67 और यहाँ से देखिए 27 4 31 19 14 33, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.44 मीटर। दोनों आ गया।
अब कहता है कि दोनों का क्या चाहिए, सेपरेशन चाहिए। तो निकाल लीजिए AC बटा में SP, तो AC है 2.37 बटा में SP 1.44, इसका जवाब का आ गया 1.65 रेशियो है, तो मीटर तो होगा। ओके, तो कुछ नहीं करना था, हमारा फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म था। तो यूनिफॉर्म में डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और चूंकि दोनों आ रहा है रेस्ट से, तो हम लोग 11वीं क्लास में ऐसे भी पढ़े हैं कि फ्री फॉलिंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। और चूंकि यहाँ रेस्ट का ही दिया है, तो रेस्ट का दिया, इसका मतलब इनिशियली रेस्ट में है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 DPS से ही कहता है द आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ 1.0 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान दो बेटा, कहता है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पर 1.0 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस है। तो कहता है कि उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान दो, यही सपोज करो कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, आपको जिसको ABC मानना है पानी, जिसका साइड कहता है कि 10 सेंटीमीटर है और यही इसका सेंटर है। ओके, तो यहां पर भी होगा क्या, 1 माइक्रोकूलम, यहां भी 1 माइक्रोकूलम और यहां भी 1 माइक्रोकूलम। तो देखिए, जो यहां पर का चार्ज है इस सेंटर पर इधर फोर्स लगाएगा, यहां पर का जो चार्ज है इस सेंटर पर इधर लगाएगा, और जो C है वो कहां लगाएगा, नीचे लगाएगा। ओके, ये मान लीजिए O है, M है, M है, ध्यान दीजिएगा फिर जो आपको मानना है मानिए। तो सेंटर से लेके जो दूरी होगा OA वही होगा OB, वही होगा कौन, OC। ओके, तो ये साइड हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर, हर साइड इक्वल है। तो यहां ध्यान दीजिए, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री, तो ई एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या है कि सपोज करो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये हमारा E2 है और ये हमारा E3 है। ओके, तो पहले आप विचार कीजिए इसको पहले गौर रखिएगा। तो देखिए कि E1 इधर है और E2 इधर है। तो हम बताए थे आपको कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट पर एक्ट करेगा, एक इधर और एक इधर, तो इन दोनों के कारण रिजल्टेंट कहां हो जाएगा, ऊपर डायगोनली पास करता है। मान लो इसको मानते हैं E डैश, क्या मानते हैं, E डैश। तो E डैश निकालने के लिए हमको E1 और E2 चाहिए, क्या चाहिए, E1 और E2 चाहिए हमको। तो E1 और E2 कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं, E बराबर KQ/R²। और जिस चार्ज के द्वारा आप निकाल रहे हो O से A, तो O से A के बीच का दूरी भी हमको नहीं पता है, तो हमको पहले तो OA निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, OA। तो आप देख सकते हो कि A से K की दूरी हमको पता है 5 सेंटीमीटर। तो थीटा के सामने होता है वो साइड भी दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनस, हो गया बेस। तो निकालना हाइपोटेनस हमको, तो हम क्या लिख देंगे, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो 1 के बाय कितना, OA, दैट इम्प्लॉय
ओ ए इक्वल टू AK बाई cos थीटा और AK दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दो। अब बाई cos कितना 30 डिग्री, तो OA हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² और cos 30 √3/2, तो OA हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻⁻² × 2 बाई कितना √3, तो ये हो जाएगा 10/√3 × 100 खत्म। तो ये हो जाएगा 1/√3 × 10 मीटर्स। यही हमारा हो जाएगा OA। अब देखिए जब OA निकल गया तो देखिए OA बराबर OB बराबर OC, तो सब चार्ज के बीच का दूरी हमको पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू 1/√3 × 10 मीटर। कोई समस्या? नो। तब यहाँ ध्यान दो बेटा कि पहले हम E1 निकाल लेते हैं, तो E1 कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ओके, तो E के जगह पर E1 लिख देते हैं और ये दूरी हमारा हो जाएगा कितना, OA का स्क्वायर। तो E1 हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब बाई OA देखिए यहाँ पर आया होगा 1/√3, तो 1/√3 × 10 पूरा का स्क्वायर। तो E1 हो जाएगा देखिए 9 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁻6 और 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 और 10 हो गया 100। तो ये हो जाएगा E1 तो 300 9 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁻6 × 300, तो E1 हो जाएगा बेटा 9 × 27 और 9 × 2 11 27 × 10⁵ न्यूटन पर। देखिएगा कैलकुलेशन 9 × 27 और 9 × 2 11 11 से 6 एलॉन्ग कने OA एलॉन्ग E1 आ गया। आप देख सकते हैं जब A को निकाल दिए तो दूरी सेम 4 सेम तो मैग्नीट्यूड लगाएगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O each, तो E2 भी वही हो जाएगा 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम एलॉन्ग कहाँ हो। आप देख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम दूरी सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम दूरी सेम तो कहीं बदलेगा, केवल डायरेक्शन बदलेगा। तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो लिखते हैं एलॉन्ग कहाँ हो। अब ध्यान देगा कि जब हमको E1 मिल गया E2 मिल गया, अभी इसको भूला जाएंगे। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उसी तरह से आप E3 भी निकाल लीजिए, तो E3 भी वही हो जाएगा, OC भी सेम और चार्ज भी सेम। तो E3 भी कितना हो जाएगा 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम एलॉन्ग कहाँ ओके एलॉन्ग ओके। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों E1 और E2 साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक्ट कर रहा है। E3 का नहीं चर्चा की है, तो इन दोनों के कारण E' ऊपर, तो E' कितना हो जाएगा बेटा
ई डैश हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। तो ध्यान दीजिए ये पूरा एंगल 60, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ई डैश हमारा हो गया। देखिए जो मैग्नीट्यूड E1 का है मैग्नीट्यूड E2 का, तो मैग्नीट्यूड तो कभी क्या होता है निगेटिव होता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं E1 स्क्वायर E2 को हटा के भी E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 120 डिग्री। तो ई डैश हो जाएगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर और cos 120 का वैल्यू माइनस में 2E1 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 खत्म, तो ई डैश मिल जाएगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर बराबर कितना E1। ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ई डैश आ गया, ई डैश किसके बराबर E1 के बराबर, तो ई डैश बराबर E1 आया हुआ है 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और ई डैश कहाँ, तो ये हो गया एलोंग ओसी, इसके अलावा ओसी के। अब ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर कि चूंकि हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो देखिए E3 कहाँ है नीचे और ई डैश कहाँ है ऊपर, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ दी resultant electric field intensity at the geometric center of the equilateral triangle is E बराबर E डैश प्लस माइनस E3, क्योंकि अगर देखो E डैश को प्लस मानेंगे E3 को क्या मानेंगे इक्वल एंड अपोजिट है, तो E बराबर हो जाएगा 27 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 27 इंटू 10⁵, तो क्या मिल गया। इसका मतलब कि ज्योमेट्रिक सेंटर के इक्विलैटरल ट्रायंगल के ज्योमेट्रिक सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। आंसर आप चेक कर लेंगे, आंसर में गलत दिया हुआ है 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, आंसर आपका गलत है, आंसर सुधार लेंगे। आंसर इसका होगा 0, क्योंकि ई डैश ऊपर और E3 कहाँ नीचे, तो नेट रिजल्टेंट निकाल तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे प्रोपोर्शन के साथ, जब ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला माइनस, या नीचे वाला प्लस तो ऊपर वाला माइनस, इसलिए आंसर आपका गलत है, आंसर सुधार लेंगे। आंसर हो जाएगा 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम नहीं, इसका आंसर होगा 9 नंबर का 0। क्या होगा 0। ओके चलिए अब जरा ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बता दिए। अब क्वेश्चन जो है वो डायग्राम पर है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, इसकी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हुआ हमारे सामने समस्या आया क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है,
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे उसको हम दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब दिखा नहीं देगा तो उसके द्वारा किस डायरेक्शन में लग रहा हो लाइन कैसे आप देख पाएंगे। तो हुआ क्या कि लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए लोगों ने एक लाइन का सहारा लिया। वो लाइन एक्चुअल में होता नहीं है, मतलब वो लाइन कैसा है, इमेजिनरी लाइंस है, वो लाइन कैसा है, वर्चुअल लाइंस है, वो लाइन कर्व भी हो सकता है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है। तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर straight or curved imaginary lines which represents the electric field at that region। देखिए मैं लिखा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व इमेजिनरी लाइंस। कैसा लाइन है, इमेजिनरी काल्पनिक लाइंस which represents the electric field at that region। means कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन से जो स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, और जिस पॉइंट पर उसको ड्रॉन करेंगे तो उस पॉइंट पर का, उस रीजन पर का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। उस लाइन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक दिखाने का तरीका है, एक्चुअल में कोई लाइन वाइन होता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जस्ट a geometrical representation electric field lines is just a geometrical representation of the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का। इसको ऐसे समझो कि सपोज करो कि तुम रोड पर जा रहे हो और कोई पत्थर उथर नली उली में गिरा हुआ है या रोड पर पड़ा हुआ है। तुम क्या करो कि उस पत्थर को बढ़िया से धो करके उसको लाल कपड़ा पहना दो, वहां पर अगरबत्ती जला दो और उस पत्थर पर कुछ लड्डू चढ़ा दो। अब तो पीछे से कोई भी सज्जन जाएगा तो उसको लगेगा कि ये पत्थर कोई देवी या देवता है। क्यों? क्योंकि लाल कपड़ा पहनाने से, अगरबत्ती जलाने से, लड्डू चढ़ाने से हम लोग जानते हैं कि ये सारी प्रक्रिया कहाँ होता है, किसी देवी या देवता के पास। तो जाएंगे, वो साष्टांग करते हुए, प्रणाम करते हुए उनको लगेगा कि ना भाई ये साधारण पत्थर नहीं है, ये कोई देवी या देवता का पत्थर है, तो प्रणाम करना शुरू कर देंगे। लेकिन तुमको पता है कि क्या ये पत्थर कोई देवी या देवता का है? क्योंकि तुम ही तो रोड पर से उठा करके लाल कपड़ा, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाए वहां।
तो हुआ क्या कि केवल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दे देने से, मतलब लाल कपड़ा पहनाने से, अगरबत्ती जलाने से, लड्डू चढ़ाने से, हम लोग ये जानते हैं कि प्रक्रिया किसी देवी या देवता के पास होता है। तो क्या एक्चुअल में वो पत्थर कोई देवी या देवता था क्या? नहीं। वो तुम झूठ मूठ के बाह्य आडंबर वहां पर उड़ा दिया, पहना दिया, अगरबत्ती जला दिया, जिसके कारण लोगों को लगा कि क्या है, देवी या देवता है। तो जिस तरह से वो पत्थर एक्चुअल में कोई देवी या देवता नहीं था, वो जस्ट एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था कि भाई लाल कपड़ा पहना दिए, अगरबत्ती जला दिए, लड्डू चढ़ा दिए तो देवी या देवता को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या वास्तविक में वो पत्थर कोई देवी या देवता था क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कोई होता नहीं है, ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बताने का एक तरीका है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट पर कैसे दिखाएंगे, वो बताने का एक तरीका है। एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता नहीं है। जिस तरह से वो पत्थरवा कोई देवी या देवता नहीं था, एक्चुअल में था कोई देवी या देवता नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, बताने का एक तरीका है। ओके, क्लियर? तो आप इसके बारे में लोगों ने एक और लाइन लिख लीजिए यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate from positive charge and terminate का मतलब एंड होना, terminate और end on नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कहां से निकलेगा? पॉजिटिव से, और एंड कहां पर करेगा? नेगेटिव पर। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वर्चुअल लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, जो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का एक तरीका है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता नहीं, इसलिए मैं लिखा हूं इमेजिनरी या वर्चुअल लाइंस। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो हर प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पहले एक चीज और डिस्कस कर लें आपके साथ तो समझ में ज्यादा आएगा। आप ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब यहां पर देखिए फील्ड तो हर डायरेक्शन में डेवलप करेगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, 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 इधर भी होगा। आप देख रहे होंगे कि प्लस से हमेशा निकलने का साइन है, देख रहे हैं? आप केवल माइनस ले लो, अगर माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, 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 लेकिन यहां क्या होगा? आने का साइन होगा। किसका साइन होगा? आने का। चूंकि अभी हम लोग बोले हैं कि प्लस से हमेशा ओरिजिनेट होगा और माइनस पर हमेशा आएगा, एंड होगा,
तो अगर माइनस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, प्लस है तो यहाँ से निकलेगा। अगर प्लस और माइनस दोनों रहे, प्लस माइनस दोनों चार्ज आपके पास रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर, यहाँ से ऐसे, 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 जिधर दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस है तो प्लस हमेशा निकलेगा, तो इसका डायरेक्शन ही ना हो जाएगा। देखिए माइनस के पास है, देखिए आने वाला है। अब देखिए यहाँ प्लस है, इसका डायरेक्शन इधर इधर हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा जहां पर हिट करेगा। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या दिखाएगा, ऐसे, क्योंकि माइनस है। इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं प्लस होगा जहां से आ रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, हिट करेगा। तो हमेशा देखिए प्लस और माइनस है। तो देखिए स्ट्रेट भी मैं लिखवाया हूं या कर्व, देखिए कर्व है ना, कर्व है ना, कभी भी क्लोज्ड नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, कभी भी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आपको प्रॉपर्टी में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, काहे नहीं करेगा, क्योंकि आप डायरेक्शन अगर क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दें क्यों क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सपोज कीजिए प्लस है माइनस है, यहां से ऐसे गया तो डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, और यहां से ऐसे होते हुए अगर ऐसे आएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा कहां से होगा, प्लस से ऑलवेज ओरिजिनेट करेगा, मतलब प्लस से निकलेगा। तो डायरेक्शन ऐसे कभी होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कर्व होगा, स्ट्रेट होगा, लेकिन क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताएंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखें, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम लोग देखें, properties of electric field lines। देखिए पहला प्रॉपर्टीज जो आप अभी पढ़े हैं वही लिखेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are an imaginary lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। अभी मैं बोला था कि एक्चुअल में कोई लाइन वाइन होता नहीं है, ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate from positive charge and end on नेगेटिव चार्ज। ये भी प्रॉपर्टीज आपको अभी डिस्कस की है कि ऑलवेज ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव से और एंड करेगा कहां पर, नेगेटिव पर। The tangent drawn at any point
the tangent drawn at any point in the electric field lines gives the direction of electric field at that point. The tangent drawn at any point in the electric field lines gives the direction of electric field at that point. कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो हर लाइन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ओके, चौथी बात, जैसे सपोज करो कि हमारा चार्ज है, हमने ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा यहां। अब ए ड्रॉ किया, ए टेंजेंट इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा? डायरेक्शन देगा। तो जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो हर पॉइंट पर का क्या देगा? डायरेक्शन देगा। चौथी बात, electric field lines do not form closed loop. लूप मतलब पाथ, सर्कुलर पाथ। तो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी हम चर्चा करके बता दिए। Two electric field lines neither cross or two electric field lines neither cross or intersect each other. कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे नहीं कट करेगा। क्यों नहीं करेगा? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the point of crossing there are two tangents are formed. Tangent direction. There are two tangents are formed because at the point of crossing there are two tangents are formed. It is not possible at a सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, hence two electric field lines never cross. तो जब किसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं तो कभी भी फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा? तो उसका कारण ही बता दिए, करके पूछ भी लेता आपने उससे, इसे बताया कि जितना प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्टिव है तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। क्यों? जहां पर कट करेगा वहां पर दो डायरेक्शन बनेगा। जैसे इसको कट किया तो देखिए दो डायरेक्शन, एक इधर फॉर्म हुआ एक इधर फॉर्म हुआ, और किसी भी सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the density
of electric field line, the density of electric field lines, the density of electric field lines represents the magnitude of the इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया? 10 the field lines closer to each other, thus the field lines closer to each other where the electric field is stronger and the field lines are far away from each other where the electric field is ध्यान दीजिएगा। The density of electric field lines represents the magnitude of the electric field. Density क्या होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फील्ड लाइंस है, तो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। इसलिए मैं लिखवा दिया हूं कि 10 द फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर, जितना क्लोज होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा स्ट्रॉन्गर होगा, और जहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होगा, फार अवे मतलब एक दूसरे से दूर या स्प्रेड आउट भी लिख सकते हो, फार अवे या स्प्रेड आउट, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूसरे से दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो वीकर होगा। क्या होगा? वीकर होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका प्रॉपर्टी था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी देख लिए, ये सारा प्रॉपर्टी, और आई थिंक यहां तक सब पढ़िए, ठीक है ना। और अगला क्लास हम लोग शुरू करेंगे डाइपोल। क्या शुरू करेंगे? डाइपोल। ओके, थैंक यू वेरी मच।